हाय गाइस, आज हम 12वीं केमिस्ट्री का जो लेसन फर्स्ट का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे खनिज, जिसे क्या कहते हैं, मिनरल्स भी कहते हैं। खनिज को क्या कहा जाता है? मिनरल्स। देखो, इसको परिभाषित करें तो परिभाषित कैसे करेंगे? ऐसे रासायनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से निश्चित संगठन से मिलकर बनते हैं, वही क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या देंगे? ऐसे रासायनिक यौगिक जो निश्चित संगठन में किनसे मिलकर बने होते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों से। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं खनिज कहलाते हैं। इस तरह से यौगिक बनता है ना, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। वैसे ही ऐसे रासायनिक यौगिक जो निश्चित संगठन में, संगठन का मतलब होता है निश्चित मात्रा में क्या उपस्थित हो, उसमें तत्व मौजूद हो। तो निश्चित संगठन में दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। और खनिज का निर्माण किससे हुआ? चट्टानों के टूटने से। चट्टानों का जब विघटन होता है तो उससे क्या बनते हैं? खनिज बनते हैं। यह चट्टानों के विघटन से बनते, चट्टानों के विघटन से, विघटन यानी टूटना, विघटन से बनते। तो खनिज ऐसे रासायनिक यौगिक जो निश्चित संगठन में दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने हों, खनिज कहलाते हैं। और चट्टानों के विघटन से या अपघटन से ये निर्मित होते हैं। अब बात करते हैं इनके वर्गीकरण की। खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों का वर्गीकरण। देखो, अब इसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे, खनिजों का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ खनिज, मिनरल। तो खनिजों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक तो किया जाता है उत्पत्ति के आधार पर और एक किया जाता है रासायनिक संगठन के आधार पर। तो हम इसको चार्ट के माध्यम से समझेंगे। खनिजों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन हम चार्ट के माध्यम से करते हैं। तो खनिजों का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं इसको। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, नंबर एक उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा वर्गीकरण करेंगे हम रासायनिक संगठन, यानी रासायनिक जो कंपोनेंट है, केमिकल कंपोनेंट कौन कौन से उपस्थित, तो रासायनिक संगठन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है। अब उत्पत्ति के आधार पर भी वर्गीकृत करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत करेंगे, एक तो प्राथमिक खनिज के रूप में और एक द्वितीय खनिज के रूप में। और रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकृत करेंगे तो 7 भागों में वर्गीकृत किया गया। तो इनको भी हम क्लासिफाई करें तो डिटेल से कैसे पढ़ सकते हैं इसको? तो सबसे पहले वर्गीकरण करते हैं उत्पत्ति के आधार। पहला वर्गीकरण किसके आधार पर पढ़ते हैं हम? उत्पत्ति के आधार। अब
अब उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में वर्गीकरण, दो भागों में बांटते हैं इसको। अब दो भाग कौन से हैं इसके? एक तो है प्राथमिक खनिज, और दूसरा है द्वितीयक खनिज, सेकेंडरी मेजर। देखो, प्राथमिक और द्वितीयक दो तरह के खनिज होते हैं। प्राथमिक खनिज किसे कहते हैं? जब खनिज पदार्थों का निर्माण या खनिज जो सब्सटेंस जो बनते हैं उनका निर्माण किससे हो? चट्टानों के बनने के समय जो पिघला हुआ द्रव होता है उस पदार्थ के, यानी उस द्रव पदार्थ के ठंडा होकर ठोस अवस्था में जो ठोस अवस्था में जब वो जमता है, तो ऐसे खनिज पदार्थों को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक खनिज कहते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? कि ऐसे खनिज पदार्थ जिनका निर्माण चट्टानों के बनने के समय पिघले हुए द्रव पदार्थ के ठंडे होकर ठोस अवस्था में जमने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्राथमिक खनिज। तो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, जब या ऐसे खनिज जो चट्टानों का क्या होता है इसमें? विघटन, है ना? चट्टानों का क्या होता है इसमें? विघटन। तो ऐसे खनिज जो पदार्थों का, ऐसे खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टानों के बनने के समय चट्टानों के समय पिघले द्रव का ठंडा होकर ठोस रूप में जमना प्राथमिक खनिज कहलाता है। ठोस रूप में जमने को ही क्या कहते हैं? प्राथमिक खनिज। तो ऐसे खनिज पदार्थों का निर्माण किससे हुआ है? चट्टानों के बनने के समय जो पिघले हुए जो द्रव होते हैं उनका ठंडा होकर ठोस रूप में जो जमना होता है, वो यानी ठोस अवस्था में जमना, वही क्या कहलाता है? प्राथमिक खनिज कहलाता है। ये खनिज ये जो खनिज होते हैं ये चट्टानों के इसमें आवश्यक संगठन मौजूद होते हैं। आवश्यक नेसेसरी कंपोनेंट जिन्हें कहते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहेंगे? आवश्यक खनिज भी कहेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संगठक होते हैं। ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संगठक होते हैं। अतः इन्हें आवश्यक खनिज भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? आवश्यक खनिज भी कहा जाता है। ध्यान रखें, प्राथमिक खनिज को क्या कहा जाता है? आवश्यक खनिज, यानी जिनकी नेसेसरी होती है, जरूरत होती है, वो खनिज आवश्यक खनिज कौन से होते हैं? प्राथमिक खनिज। इनके कणों का जो आकार होता है वो 2 माइक्रोन होता है। यदि mm में बात करें तो 0.002 mm इनके कणों का आकार, यानी उससे ज्यादा होगा 2 माइक्रोन से अधिक, या इसको mm में बोले तो 0.002 mm से अधिक। तो ये भी लिख सकते हैं।
इनके कणों का आकार कितना 2 माइक्रोन या 0.02 mm से अधिक। तो 2 माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब होता है, देखो 1 माइक्रोन इजिकल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन इजिकल टू कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो 10⁻⁻6 में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.002 mm। mm का मतलब होता है 10⁻⁻3। mm का मतलब कितना 10⁻⁻3। तो कणों का आकार 2 माइक्रोन या 0.002 mm से ज्यादा होता है, इसलिए क्या कहलाते हैं प्राथमिक खनिज। और द्वितीय खनिज जो बनते हैं वो प्राथमिक खनिज से बनते हैं। ध्यान रखें, द्वितीय खनिज जो हम इसका दूसरा भाग जो पढ़ेंगे द्वितीय खनिज वो किससे बने प्राथमिक खनिज से बने। द्वितीय खनिज प्राथमिक खनिज से बने। प्राथमिक खनिज से बनते, ये तो हुई प्राथमिक खनिज की बात। अब इनके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, देखो इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं। एक तो होता है क्वार्टज, एक तो क्वार्टज जिसको सिलिका भी कहते हैं। एक होता है ऑर्थोक्लेज, क्वार्टज ऑर्थोक्लेज। इसके अलावा मस्कोवाइट होता है, मस्कोवाइट। ये सब जो है वो सिलिका के रूप में ही है। बायोटाइट होता है, होर्न ब्लेंड होता है, बायोटाइट, होर्न ब्लेंड, मॉलिक्यूलर सल्फाइड को कहा जाता है होर्न ब्लेंड। तो क्वार्टर, ऑर्थोक्लेज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, होर्न ब्लेंड। इसके अलावा माइका होता है, फेल्सपार होता है, चूना पत्थर होता है। ये एग्जांपल भी लिख सकते हो, चूना पत्थर, चूना पत्थर, माइका, फेल्सपार। फेल्सपार भी क्या है एक तरह का कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है, हैलाइड अयस्क है फेल्सपार। और मैग्नीसाइट भी होता है, ये भी लिख रहे हैं आप, मैग्नीसाइट। ये सब क्या है प्राथमिक खनिज। द्वितीय खनिज की बात करें, अभी हमने इस प्राथमिक खनिज में पढ़ा किससे बनता है द्वितीय खनिज प्राथमिक खनिजों से बनता है। द्वितीय खनिज किससे बनता है प्राथमिक खनिजों से। तो प्राथमिक खनिज जो होते हैं उनके चट्टानों के ऊपर जलवायु और रासायनिक संबंधी कारकों की क्रिया से निर्मित होते हैं। कौन सी क्रिया से जलवायु क्रिया और रासायनिक क्रिया, जो रासायनिक संबंधी जो कारक हैं उनसे ये निर्मित होते हैं। तो यहां लिख लेंगे ये प्राथमिक खनिज, ये प्राथमिक खनिज। प्राथमिक खनिज में कौन सी क्रिया होती है चट्टानों के ऊपर। प्राथमिक खनिज या चट्टानों के ऊपर जलवायु या रासायनिक संबंधी कारकों से बनते हैं। खनिज किससे बनता है प्राथमिक खनिज या चट्टानों के ऊपर जलवायु या रासायनिक संबंधी कारकों से ये निर्मित होता है। कणों का आकार हमने इसका कितना देखा 2 माइक्रोन या 0.002 mm प्राथमिक खनिज का। इसका 2 माइक्रोन से क्या होगा, इसका तो ज्यादा था, इसका कम होगा, तो ये अंतर भी हो जाता है। इनके कणों का आकार 2 माइक्रोन से
क्या लिखेंगे, कम होता है। तो कणों के आकार की बात हो गई। उदाहरण क्या दे सकते हैं इसके, जैसे पाइराइट। उदाहरण पाइराइट। ये सब अयस्क हैं। सल्फाइड अयस्क को कहा जाता है, फेरस सल्फाइड जो होता है, आयरन सल्फाइड, उसको पाइराइट कहा जाता है। ध्यान रखें, फेरस सल्फाइड को ही क्या कहा जाता है, पाइराइट कहा जाता है। इसके अलावा जिप्सम है, हेमेटाइट है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का 2 हाइड्रेट होता है। हेमेटाइट लोह अयस्क होता है। हेमेटाइट क्या होता है, लोह अयस्क होता है। गिब्साइट होता है। गिब्साइट और भी कई अयस्क होते हैं। जैसे हम आगे नेक्स्ट जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें सिलिका की जो परतें पढ़ेंगे तो वहां आएगा केओलिनाइट, इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, जियोलाइट। तो वो भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। क्योंकि ये प्राथमिक खनिजों से बना है ना, द्वितीय खनिज, इसलिए ये उदाहरण जो आएंगे सिलिका के, सिलिका की परतें तो निर्मित हुई है द्वितीय खनिज के रूप में। तो इसके उदाहरण क्या लिख सकते हैं, केओलिनाइट, इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, जियोलाइट। जियोलाइट जो होता है सोडियम एल्यूमिना सिलिकेट को कहते हैं। जियोलाइट किसको कहते हैं, सोडियम एल्यूमिना सिलिकेट। ये जल की कठोरता को दूर करने में काम में लिए जाने वाला क्या होता है, एक सिलिकेट अयस्क होता है। तो ये हमने पढ़े प्राथमिक और द्वितीय खनिज। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में इनको हमने वर्गीकृत किया था, प्राथमिक और द्वितीय खनिज। तो ये इनके अंतर भी लिख सकते हैं इनको हम, और इनको इस तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं। अब दूसरा वर्गीकरण हम पढ़ते हैं किसके आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। और रासायनिक संगठन के आधार पर कितने भागों में, 7 भागों में वर्गीकृत। रासायनिक संगठन के आधार पर कितने भागों में, 7 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। और सेकेंड आता है रासायनिक संगठन के आधार। जो रासायनिक पदार्थ जो मौजूद होते हैं उनकी मात्रा के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। अब इस आधार पर 7 भागों में वर्गीकृत करेंगे। 7 भागों में वर्गीकृत। अब 7 भागों में सबसे पहले तो क्या पढ़ेंगे हम, नंबर 1 पढ़ते हैं इसमें तत्व। अब तत्व कौन से, जो हम पीरियडिक टेबल में पढ़ते हैं, तत्व कौन से जो पीरियडिक टेबल में पढ़ते हैं, तो वो कार्बन के रूप, अपर रूपों में भी उनको ले सकते हैं। कार्बन के अपर रूप भी क्या है, तत्व ही। तो इसमें उदाहरण आप तत्व में क्या लिखते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलेरीन है, ये सब क्या है, तत्व के रूप में। कार्बन के क्या है, ये अपर। दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं खनिजों का। तो दूसरा कौन सा आता है इसमें, दूसरा आता है ऑक्साइड। ऑक्साइड कब प्रिपेयर होता है, जब कोई भी तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उससे क्या बनता है, उसका ऑक्साइड बनता है। जैसे क्वार्टज, सिलिका, SiO2, तो सिलिकॉन ऑक्साइड हुआ नहीं हुआ। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, ये सब क्या है, ऑक्साइड है। तो इसके उदाहरण लिख सकते हैं हम, क्वार्टज, हेमेटाइट, फेरिक ऑक्साइड को कहते हैं Fe2O3, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, मैग्नेटाइट। तो ये ऑक्साइड हो गए। अब अगला कार्बोनेट अयस्क हो सकते हैं, कार्बोनेट खनिज के रूप में।
कार्बोनेट, कार्बोनेट को क्या लिखते हैं, CO3 माइनस 2, CO3 माइनस। अब कार्बोनेट अयस्क या खनिज की बात करें तो कार्बोनेट में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कैल्साइट हुआ, डोलोमाइट हुआ, मैग्नेसाइट हुआ, साइडेसाइट हुआ, ये सब क्या है, कार्बोनेट के अयस्क या खनिज। तो इनके एग्जांपल लिख लें आप, जैसे कैल्साइट, डोलोमाइट, कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट कहलाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट कहलाता है। इसके अलावा मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट और सिडेराइट या साइडेराइट भी बोल सकते हैं उसको, सिडेराइट, ये हुए कार्बोनेट खनिज। रासायनिक संगठन के आधार पर फेल्सपार, अगला जो वर्गीकरण हम किसके आधार पर कर रहे हैं, रासायनिक संगठन में अगला वर्गीकरण किस रूप में हुआ, फेल्सपार के रूप में। ये हेलाइड अयस्क होते हैं, फेल्सपार क्या होते हैं, हेलाइड अयस्क होते हैं। इनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। फेल्सपार को कितने भागों में, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब दो भाग कौन से पढ़ते हैं इसके, ये दो भाग इसके हैं। नंबर एक तो पढ़ते हैं इसका ऑर्थोक्लेज फेल्सपार, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार, और दूसरा पढ़ेंगे हम प्लेजियोक्लेज फेल्सपार, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। और दूसरा पढ़ेंगे प्लेजियोक्लेज। ये सब इसमें है हेलाइड अयस्क के रूप। प्लेजियोक्लेज ये भी क्या होता है, फेल्सपार ही होता है। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार ये किससे बनते हैं, चिकनी मिट्टी। इनमें मुख्यतः क्या होता है, चिकनी मिट्टी के मुख्यतः अवयव होते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लो आप, चिकनी मिट्टी के मुख्य अवयव, चिकनी मिट्टी के मुख्य अवयव कौन होते हैं, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। और प्लेजियोक्लेज फेल्सपार कौन से होते हैं, जैसे कैल्शियम फेल्सपार हुआ, सोडियम फेल्सपार हुआ, सोडा लाइम हुआ। सोडा लाइम जो बनता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण से बनता है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम, कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार और कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार, और इसके अलावा कौन सा, सोडियम फेल्सपार, ये सोडा लाइम, सोडा लाइम फेल्सपार, ये सब कौन से हैं, प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। ये किससे बना होता है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। अगला वर्ग जो आता है वो आता है माइका। अगला वर्ग किसका आता है, माइका वर्ग। देखो माइका वर्ग की हम बात कर रहे हैं तो माइका वर्ग जो है उसकी रचना जो होती है बहुत ज्यादा संकीर्ण होती है। उसकी रचना कैसी होती है, बहुत ज्यादा संकीर्ण होती है। अब रचना संकीर्ण होगी तो उसमें कई सारे एलिमेंट आते हैं, जैसे पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, आयरन है, मैग्नीशियम है, लिथियम। इनके हाइड्रेट क्या कहलाते हैं, एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। इनके हाइड्रेट क्या होते हैं, एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट रूप में होते हैं। तो इसके बारे में लिख लो, रचना अति संकीर्ण यानी सरली, इनकी रचना अति संकीर्ण होती है। और कौन कौन से एलिमेंट मौजूद होते हैं इसमें, पोटेशियम हुआ, हाइड्रोजन, लिख लें आप, पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, लिथियम। इनके क्या होते हैं, हाइड्रेट।
इनके क्या होते हैं, ये हाइड्रेट, आदि के हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है जल के अणु, यानी इनके जल के अणु इनके साथ मौजूद होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, माइका वर्ग के कहलाएंगे। तो जैसे उसके लिए कौन सा उदाहरण ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। आदि के हाइड्रेट क्या कहलाते हैं, एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होते हैं, ऑर्थोसिलिकेट होते हैं। तो ये हुआ माइका वर्ग। अब देखो माइका वर्ग की और बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। माइका वर्ग भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से, एक तो होता है मस्कोवाइट, एक तो कौन सा होता है, मस्कोवाइट होता है, और एक होता है बायोटाइट। ये भी लिख लेना, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मस्कोवाइट और दूसरा बायोटाइट। ये सब माइका वर्ग में पढ़ रहे हैं। तो मस्कोवाइट जो होते हैं, मस्कोवाइट को सफेद माइका कहते हैं। मस्कोवाइट को क्या कहते हैं, सफेद माइका। बिल्कुल कैसी पाई जाती है, व्हाइट, इसलिए इस माइका को क्या कहा गया, सफेद। और जो बायोटाइट होती है उसको कहते हैं काली माइका, काली सरसों जैसी, तो वो कहलाती है काली माइका। अब मस्कोवाइट में तो कौन से आते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट आते हैं। इसमें कौन आता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, वो तो कहलाएंगे सफेद माइका यानी मस्कोवाइट। और बायोटाइट यानी काली माइका जो होती है उसमें पोटेशियम भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, आयरन भी होता है। तो किनके सिलिकेट होते हैं, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, और इसके अलावा क्या होता है, मैग्नीशियम भी। पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम के क्या होते हैं, ये सिलिकेट। तो ये कहलाता है बायोटाइट। तो 5 प्रकार से तो वर्गीकरण थे, रासायनिक संगठन के आधार पर करती है। अब छठा जो वर्गीकरण करते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर, सिर्फ छठा वर्गीकरण कौन सा करेंगे हम, एपेटाइट वर्ग। एपेटाइट वर्ग। अब एपेटाइट वर्ग में कौन से आते हैं, एपेटाइट वर्ग में आते हैं क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट, क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट यानी CH3PO4 का होल 12। कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो मृदा फास्फेट का स्रोत होता है, CH3PO4 का होल 12 कैल्शियम फास्फेट। मृदा का क्या होता है, ये मृदा फास्फेट का स्रोत होता है, जो मृदा फास्फेट का स्रोत होता है। और लास्ट वर्गीकरण करते हैं हम रासायनिक संगठन में हॉर्नब्लैंड वर्ग। कौन सा वर्ग आता है, हॉर्नब्लैंड वर्ग। मर्क्यूरस सल्फाइड को कहा जाता है हॉर्नब्लैंड। देखो हॉर्नब्लैंड वर्ग की बात करें तो हॉर्नब्लैंड वर्ग में क्या आ जाती है, हॉर्नब्लैंड वर्ग में एल्यूमिनियम सिलिकेट आ जाती है, कैल्शियम सिलिकेट आ जाती है, मैग्नीशियम सिलिकेट आ जाएगी और आयरन सिलिकेट, यानी जो ये धातुएं हैं
उनसे क्या बना लेती है, सिलिका क्रिया करके उनके सिलिकेट बना लेती है। ये उदाहरण लिख सकते हैं हॉर्न ब्लेंड में एल्यूमिनियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, और इसके अलावा कैल्शियम सिलिकेट आ जाएगी और आयरन सिलिकेट आ जाएगी। कैल्शियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट, आदि, ये सब किसमें आते हैं, होल ब्लेंड पर। तो इस तरह से हमने उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर दो तरह से किनको वर्गीकृत किया हमने, खनिजों का वर्गीकरण कर लिया। उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में किया, प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज के रूप में, और रासायनिक संगठन के आधार पर कुल 7 वर्गों में इसे वर्गीकृत किया। तो इस तरह से हमने खनिज वाला आज टॉपिक पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम चट्टानों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।